जैसा आप लोग देख सकते हैं पैनल में, ये हमारा आज का 22वां रंग अड्डा है। इस रंग अड्डे की शुरुआत 2022 में मई में हुई थी। इस रंग अड्डे का मकसद है कि रंगमंच से जुड़े रंगकर्मी के बारे में नई पीढ़ियों को बताना, नई पीढ़ियों को जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा नाटकों का पाठ करना ताकि लोग नाटक सुन पाएँ, समझ पाएँ, और नाटक के ऊपर आर्टिकल लिखना, नाटककारों के ऊपर आर्टिकल लिखना ताकि लोग बेहतर तरीके से उसे जान सकें। तो आज का हमारा रंग अड्डा 4 व्यक्तियों पर है। पहले व्यक्ति आगा हसन कश्मीरी। तो आइए हम उनके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। आगा हसन कश्मीरी की पैदाइश 14 अप्रैल 1879 को बनारस में। ये उर्दू जुबान के शायर, खतीब और फिल्मकार होने के साथ साथ ड्रामा निगार भी हैं। आगा हसन ड्रामा निगारी के मैदान में उर्दू जुबान के शेक्सपियर भी कहे जाते हैं। ये छोटी सी उम्र में ही शेर व शायरी करने लगे थे। एक दफ़ा मशहूर ड्रामा निगार मेहदी हसन लखनवी से इनकी झड़प हो गई तो इनका जहन फिर ड्रामा की तरफ मायल हो गया। 1897 में आपका पहला ड्रामा आफ्ताबे मोहब्बत के नाम से शाया हुआ, जो बहुत ही मकबूल हुआ। इन्होंने कई मशहूर ड्रामे लिखे जैसे ख्वाबे हस्ती, आँख का नशा, यहूदी की लड़की, खूबसूरत बला और सफ़ेद फूल। इन्होंने अपने आखिरी दौर में 1928 में सीता बनवास नामी ड्रामा लिखा। तो आइए हम लोग दावत देते हैं प्रियंका सिंह को कि वो आए और आगा हसन कश्मीरी का ड्रामा सीता बनवास पर अपना पर्चा पेश करें। मेरा आलेख प्रस्तुत है। इस आलेख को पढ़ने से पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि सीता बनवास उत्तर राम कथा पर आधारित है। सबने पढ़ा है सीता बनवास को। जो कथा रामायण में है या उत्तर रामायण में है, उसी बिंदु को उन्होंने लिखा है, पर कुछ बिंदु मैंने मुख्य तौर पर बताई है, उस पर ध्यान दीजिएगा। आगा हसन कश्मीरी का जन्म 4 अप्रैल 1879 में बनारस में हुआ। उर्दू और हिंदी संस्कृति को साझा अपनाते हुए उन्होंने रंगमंच को जनता से रूबरू कराया। 20वीं सदी के दौर में भारतीय के नाट्य लेखन और नाट्य मंचन के प्रभाव से किसी नई विचारधारा की ओर अग्रसर हो रही। उस दौर में आगा हसन कश्मीरी उर्दू हिंदी संस्कृत के जरिए रंगमंच को पौराणिक कथाओं का नया तथ्य, नया शिल्प प्रदान करते हैं। हालांकि फारसी रंगमंच से जुड़े होने के कारण फारसी रंगमंच के लिए नाटक लिखने की वजह से लोगों ने उनके व्यक्तित्व को व्यावसायिकता का रंग में रंगा है। फारसी रंगमंच का मुख्य उद्देश्य था रंगमंच को व्यवसाय से जोड़ना, जबकि रंगमंच का उद्देश्य है द्वंद्व से निकलता हुआ समाधान। आगा हसन कश्मीरी ने न सिर्फ फारसी रंगमंच के लिए लिखा, बल्कि उन्होंने हिंदी रंगमंच को समृद्ध किया है। उनकी लेखनी में कल्पनाशीलता की प्रधानता है, भावनाओं के बड़े ही सूक्ष्म तौर पर व्यक्त करने की शक्ति है। साथ ही प्रकृति के हर कण को नाटक के बड़े ही सूक्ष्म के जरिए बताया है और उसके बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं कि प्रकृति का एक जो मूल हिस्सा है उनके नाटक में उभरता है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण उन्हें हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है। पर दुर्भाग्यवश उनके साथ एक घटना रही कि हिंदी पट्टी वालों ने उन्हें वह महत्व नहीं दिया रंगमंच व्यक्ति के तौर पर जो उन्हें देना चाहिए था। हिंदी आलोचक जो है बस उनके 5 या 6 नाटकों को ही हिंदी के में गिनते हैं, जैसे सूरदास, बनदेवी, सीता बनवास, लवकुश, इंद्र सभा, विष्णु आदि, जो कि हिंदू धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। लेकिन उन्होंने उर्दू में जो रचनाएं की है कुछ इस प्रकार है: खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, आँख का नशा, सफ़ेद फूल, दोहरी जिंदगी, दुनिया, पहला प्यार, दिल की प्यास। तो आइए आज हम सीता बनवास पर कुछ बात सुनते हैं। सीता बनवास का विषय उत्तर रामायण काल से लिया गया है, परंतु उर्दू तथा हिंदी शैली में लिखा नाटक एक नए तरीके से समाज से रूबरू होता है। नाटक 2 अंक में विभक्त कर आगा हसन कश्मीरी ने उत्तर रामायण कथा को एक रेखांकित किया है कि किस प्रकार पुरुषों ने सदैव स्त्री को छला। रामेश्वर प्रेम का जन्म 3 अप्रैल 1943 को बिहार के भागलपुर जिले के निर्मली गांव में हुआ था। प्रेम ने अपने साहित्यिक करियर की शुरुआत कविता तथा लघु उपन्यास से की। उन्होंने
जहां उनकी ओम शिवपुरी, मोहन महर्षि और राम गोपाल बजाज से मित्रता हुई। इनका पहला नाटक आजाद घर आपकी खुद की कहानी पर आधारित था और यह नाटक राम गोपाल बजाज के निर्देशन में 1943 में 73 में प्रस्तुत किया गया था। देश भर के कई थिएटर समूह ने आपके नाटक का मंचन किया। रामेश्वर प्रेम के अन्य प्रसिद्ध नाटक में चारपाई 1976, अंतरंग 1980, कैंट 1981, शास्त्र संतान 1984 और कल्पत्र 1997। प्रेम ने बेन जॉनसन के बालकोन का हिंदी में अनुवाद द्वेष 1980 में किया था। इसके अलावा उन्होंने सोफोकल्स के इलेक्ट्रा 1982, यूरिपिडस के एफिजिनिया इन एलिस 1990, शेक्सपियर के 12th नाइट का भी हिंदी में अनुवाद किया है। कविता संग्रह है बर्फ की अरानियां, अभिगन सुनो, इनको पेरिए। रामेश्वर प्रेम ने भारत भवन भोपाल में आवासीय नाटककार के रूप में थिएटर में अपने कार्य के लिए फोर्ड फाउंडेशन फेलोशिप 1984 प्राप्त की है। हिंदी अकादमी दिल्ली ने उन्हें 1996, 98 और 2010 में साहित्य कृति सम्मान प्रदान किया है। रामेश्वर प्रेम को भारतीय रंगमंच में नाटककार के रूप में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। रामेश्वर प्रेम मोहन राकेश के बाद की पीढ़ी के सबसे सक्रिय नाटककारों में से एक थे। एक ऐसे दौर में जब हिंदी में बहुत अच्छे नाटक लेखन नहीं आ रहे थे, मोहन राकेश, सुरेश वर्मा, विश्वसनी मणि मधुकर और शंकर श्रेष्ठ जैसे हिंदी नाटककारों के बाद नाटक प्रदेश में जो खालीपन आ गया था, रामेश्वर प्रेम जैसा एक नाटककार आया और वो खालीपन भरने का काम किया। अगर हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं, तो हम सिर्फ हाड़ मास का पुतला हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर अपने अधिकारों को लेकर फिक्र नहीं है और हम सोचे कि बस सुबह उठना और रात को सोना और इस बीच में जो भी क्रिया हमें करनी हम बस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माँ ने कहा, बाबूजी ने कहा, भाई ने कहा, पति ने कहा, घर के किसी बड़े ने कहा, टीचर ने कहा, बस कहा गया और हमने कर दिया। तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर वो भावना, वो जज्बात, वो इमोशंस, वो सेंटिमेंट्स नहीं। अधिकारों के प्रति सचेत करने का काम किया है सरदार हाशमी ने सड़कों पर उतर कर। चूंकि उन्होंने बीड़ा उठाया था शोषितों के हक में, वो अपनी आवाज बुलंद करती है। वो कॉलेजों में जाके नाटक करते, उन्होंने उनके जन नाट्य मंच उनकी नाट्य संस्था का नाम था और फिर वो इप्टा से जुड़े। इप्टा का अर्थ आपको मालूम है, इंडियन पीपल्स लिटिल थिएटर। तो इप्टा जो है वो लोगों के लिए संस्था बनी, किसानों की। सबसे पहले किसान आंदोलन की शुरुआत इप्टा के माध्यम से हुई। तो हम समाज में पैदा होने के बाद एक उम्र में जब हम आ जाते हैं, सरदार हाशमी ने ये कहा हमेशा कि जब हम एक उम्र में आ जाते हैं तो समाज को लौटाने की उम्र हमारी आ जाती है, हमें लौटाना होगा। आपको समाज ने दिया, अब आप कहेंगे समाज ने कैसे दिया? माता ने दिया, पिता ने दिया। आपका परिवार के समाज से अलग है। अगर आप अपने परिवार में हैं, आप समाज के बीच में एक अपनी अस्मिता, अपना वजूद, अपना अस्तित्व बना कर रह पा रहे हैं, तो मतलब ये समाज ने आपको वो जगह दी। और समाज ने जगह दी क्योंकि देश ने वो जगह दी। तो आप देखेंगे कि हम एक साइकिल के तौर पर सीधे सीधे विश्व से जुड़ जाते हैं। लेकिन हम उतनी दूर की कल्पना नहीं करें, तो हम सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। हम परिवार के बारे में सोचेंगे तो हमारे आँख के सामने पड़ोसी आएगा तो समाज आएगा। तो उसके दुख दर्द में अगर हम शामिल नहीं हो सके तो सरदार हाशमी की भाषा में हमें इंसान कहलाने का हक नहीं। आपके पास शब्द है, शब्द ब्रह्मा है, आपके पास शब्द है, आपने पढ़ाई की है, आपके अंदर उतनी समझ है, आपने एमए नहीं किया, बीए नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई का मतलब सिर्फ अक्षर नहीं होता,
आपने अपने अंदर वो समझ आपके अंदर आई कि आपको सही और गलत समझ में आ रहा है। अगर आपके पड़ोस में किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उस अत्याचार में आप उसका साथ नहीं देखकर आज के ज़माने में आप व्हाट्सएप वीडियो बना रहे हैं और फेसबुक पर डाल रहे हैं, अरे फलाने के साथ तो ये ज़्यादती हो रही है, आपने कुछ नहीं किया, आप वीडियो बनाने में मशगूल हो गए। तो कल दिन जब आपके साथ होगा तो आपका भी वीडियो मार्केट में ऐसे ही जाएगा, लेकिन आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। मैं जो नाटक करती हूँ, आप लोगों ने कितनों ने देखा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि एक दिन तुम भी मेरी तरह थक जाओगी, यहाँ बैठ जाओगी हमेशा के लिए अंधेरे में एक काले धब्बे की तरह, फिर एक दिन तुम कहोगे कि तुम थक गई हो, तुम्हें बैठ जाना चाहिए, तुम बैठ जाओगी, फिर तुम कभी नहीं उठ पाओगी, तुम्हें भूख लगेगी, तुम अपने लिए खाना लेने नहीं जा पाओगे। यानी आज जिस जगह जो शोषित एक व्यक्ति है, किसी दिन हम भी हो सकते हैं, हमारी भी स्थिति में हो सकती है कि हम खाना लाने के लिए नहीं उठ पाए, हमारी शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता और आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सारी क्षमताएं हमारी खत्म हो गई, हम नहीं कर पा रहे, और फिर तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, मैं भी नहीं हूँ जो तुम पर रहम कर सके। ये कितनी डरावनी बात है कि आज कोई एक शोषित, कोई गरीब जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, आज हम उसके साथ नहीं है, कल दिन हमारे साथ भी वो स्थिति आ सकती है और उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं होगा, हम अकेले होंगे उसका मुकाबला करने के लिए। ये भयावह स्थिति है। सफदर हाशमी ने इसी के खिलाफ आगाह किया है, सावधान किया है, और तमाम नाटकों के जरिए उन्होंने सामाजिक नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए, उस नैतिक मूल्य बोध की सृष्टि करने की कोशिश की है, हर व्यक्ति को बताने की कोशिश की है कि हर एक व्यक्ति समाज के निर्माण में, समाज के नैतिक मूल्यों के निर्माण में, समाज के आर्थिक मूल्यों के निर्माण में, समाज के राजनीतिक धार्मिक मूल्यों के निर्माण में हर व्यक्ति कैसे महत्वपूर्ण हो। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म जो है, कहते हैं कि धर्म आपस में बैर करना नहीं सिखाता, लेकिन बैर के पीछे धर्म ही कारण है, उससे ऊपर आने की हमें जरूरत है। हमें मानवता को सबसे पहले सबसे ऊपर स्थान देने की जरूरत है। तो सफदर हाशमी हमारे समाज में अकेले व्यक्ति नहीं है। सफदर हाशमी चूँकि जिस वक्त ये बहुत काम कर रहे थे और बहुत सराहे जा रहे थे, लेकिन चूँकि गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई तो ये ज़्यादा रोशनी में आए। लेकिन काम करने वाले लोग उनकी तरह दो चार ही सही, आकाश में पत्थर उछालने वालों की कमी तो नहीं है। एक तबीयत से पत्थर उछालो, आसमान में छेद दूँ और ज़रूर। दुष्यंत जैसे कवि जब हमारे बीच में आते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जब हमारे बीच में आते हैं, केदारनाथ सिंह हमारे बीच में जब आते हैं, केदारनाथ अग्रवाल हमारे बीच में अपनी कविताओं के साथ आते हैं और उनको और शोषण को अपनी कविताएं हमें सौंपते हैं। हमारे बीच में धर्मवीर भारती जब आते हैं, हमारे बीच में जब सुरेंद्र वर्मा आते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि सफदर हाशमी 1954 में जो पैदा हुए थे, उसके पहले भी वो थे, तब भी थे, और आज भी सफदर हाशमी हमारे बीच है। और हम सबको, चूँकि हम रंगमंच को लेकर बात कर रहे हैं, तो रंगमंच हमें क्या सिखा रहा है ये आप जानते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप नाटक पढ़ रहे हैं, आप समीक्षा कर रहे हैं। तो रंगमंच हमें एक बेहतरीन इंसान बनाने की एक विधा में इसे मानती हूँ कि हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, हमें एक दूसरे की सुख दुख से जोड़ता है, हमें सारे भेदभाव से ऊपर लाकर एक जगह बैठाता है। हम भूल जाते हैं कौन अमीर और कौन गरीब, कौन किस मजहब का, हमें भूल जाते हैं, हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो सफदर हाशमी आप सब में हैं, मुझ में हैं, और सफदर हाशमी हमेशा रहेंगे। सफदर हाशमी को एक बार हम सब की तरफ से लाल सलाम इसलिए कि
वो शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो हमें भी कोशिश करने की जो हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, छोटी सी भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी समाज के निर्माण में हमारी तरफ से हम करें। बहुत है, लेकिन हम लोग बांग्लादेशी तो नहीं है ना। मुसलमान तो है ना, वो भी सरहद पार से आए हुए मुसलमान। लेकिन हिंदुस्तानी है हम लोग। 1948 में गांधी जी के बुलावे पर हजारों की तादाद में पाकिस्तान गए हुए मुसलमान वापस आए। अपने वतन लौट आए थे। इनमें एक तुम्हारे दादा भी थे। जब 1948 में वापस आ गए थे तो हमारे दादा हुजूर को दोबारा बांग्लादेश जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हिंदुस्तानी पासपोर्ट पे गए थे अपनी बीवी और अपने बेटे यानी तुम्हारे अब्बू के साथ। मजाक उड़ाते हैं। हनीमून मनाने गए थे दोनों मियाँ बीवी अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर। अल्फाज बंद कर अरशद, अरे तो और खाना खा ले। रजिया करवट बदल लेती है और अपना मुंह छुपा लेती है। नहीं, क्या मैं इतना भी हक नहीं रखती कि तेरी तंबीह कर सकूं? उससे अरशद ने मुझे बाल पकड़ कर मारा। क्यों? क्या मैं उसका खाती हूँ? अरे मैं उससे बात कर रही हूँ ना, मैंने उससे डांटा ना, इस बात पर आपदा हो जाते हैं। शर्ट लगा कर कह सकती हूँ, जब तुम एक टॉप क्लास की मॉडल बन जाओगी, जो कि तुमको बनना ही है, तो लोग पागल होकर तुम्हारे कदमों में आ गिरेंगे और कहेंगे कि वल्लाह कहाँ थी हसीनाओं की देवी। कितना खुशगवार पल होगा वो। 5 सितारा होटल, स्विमिंग पूल, लेमोनेड, चिड़ियों का भुना हुआ गोश्त। चारों तरफ मेरे फैंस होंगे। मीडिया वाले अपना कैमरा लिए मेरे कार के पीछे पीछे भाग रहे होंगे। क्या रे सर, आज फिर आ गया यहाँ सोने? हाँ मैं आ गया, तो तकलीफ है? गुस्सा क्यों होता है? अपना गुस्सा बता देना। आज दिन में तुझे देखा नहीं, शाम को तूने ऑटो भी नहीं निकाला, चल गया था क्या? नहीं बॉस, आज थोड़ा घर में झमेला हो गया था मेरा बड़ा भाई के साथ। सारा समझा के थक गए, समझने को तैयार ही नहीं। क्या हुआ? फिर अपने बीवी के साथ झमेला किया क्या? नहीं बाबा, देख हुआ ये ना कि मेरी बहन का रिश्ता पक्का हो गया। अब लड़का वाला बोल रहा है कि जल्दी शादी करना है, लेकिन मेरा भाई बोल रहा है नहीं, अभी नहीं, मुहर्रम का बाद। अबे मुहर्रम में अभी 6 महीना बाकी है। एक बात बता, जब रिश्ता पक्का हो गया है और लड़का वाला खुद शादी करने मांग रहा है, तो तुमको क्या दिक्कत है? कर दो ना भाई। हाँ ठीक तो है, अभी ये बात तेरे भाई को समझ में नहीं आ रहा है। भाई तू नहीं समझ रहा है, हमको आ रहा है समझ में। शादी में पैसा खर्चा होगा ना, इसीलिए वो अपना हाथ झाड़ने मांग रहा है। बस ये बात लेके थोड़ा तू मैं हो गया। चल ज्यादा टेंशन मत, ये ले सिगरेट। बताइए ना। मेहरबानी कर कभी मेरे पास से जाओ। कागजात देखता है। माजिद, मेरा इस पेपर को देखो। माजिद पेपर उठाकर देखता है। क्या तारीख लिखी है? 19 अप्रैल 1985। किसके नाम की चिट्ठी है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का लेटर है जो वक्त बोर्ड को लिखा है। मस्जिद के मुताबिक और अपने नाम में कॉपी टू है। ओ हाँ, अच्छा दो इसको, इसे तो फाइल में रखना चाहिए। बात क्या है, कोई मुझे बताएगा भी? कल रात से देख रही हूँ आप बहुत परेशान हैं। जलसा खत्म होने के बाद आप जिस वक्त से जिस घर में दाखिल हुए हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। माजिद, कल जलसे में कोई बात हुई थी क्या? दरअसल घर में दाखिल होता है। अम्मा, कल जलसे में काउंसलर के साथ इकबाल भाई भी बैठे हुए थे और साथ में वह वकील भी था जो वक्त बोर्ड की तरफ से केस लड़ रहा है। अच्छा, फिर जलसा खत्म होते ही इकबाल भाई अब्बू पर चिल्लाने लगे। वकील और इकबाल भाई दोनों अब्बू को धमकी दे रहे थे। काउंसलर भी तो था वहाँ, उसने उन लोगों को टोका नहीं, वो चुप था, बल्कि अब्बू को समझा रहा था कि उनकी बात पर गौर करें। वो लोग कह रहे थे कि अगले हफ्ते जो हियरिंग है उसमें ये केस रफा दफा हो जाएगा और फैसला मंजिल वक्त के हक में जाएगा। कैसे हो जाएगा? हाँ कैसे हो जाएगा? क्या हमारे बाप ने पूरी प्रॉपर्टी को मस्जिद के हवाले किया था? हाँ, नहीं किया था, लेकिन किसको मालूम है उन्होंने हवाले नहीं किया था? मुझे मालूम है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग उनसे केस नहीं जीत सकते हैं। पूरा माफिया लगा हुआ है इस प्लॉट को हड़पने के लिए। अरे बिल्डर अंदर ही अंदर अपना काम कर रहे हैं। मुसलमान होने के नाते वो लोग हमें इस प्लॉट की कीमत देने के लिए तैयार है और साथ में वो खर्च भी देने को तैयार है जो इस केस के दौरान लगे हुए हैं। अगर पैसा नहीं लेना चाहते हैं तो वो लोग इस जगह के बदले काम की नारा में
इससे भी बड़ा प्लॉट दे रहे हैं, साथ में घर भी बनवा देंगे। क्यों समझ में नहीं आता आपको ये बात? मुझे कोई बात नहीं समझनी है। ये घर और घर के बाहर की ज़मीन, इस ज़मीन पर बनी हुई गैर कानूनी बिल्डिंगें सब हमारी पुश्तैनी ज़मीन पर है। और मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि रंगमंच के माध्यम से आप कभी भी आपके ऊपर उम्र हावी नहीं होगी। मुझे आज लग रहा है कि आज भी मैं 25 पीछे चला गया हूँ और मैं अपने बचपन को याद कर रहा हूँ। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो मैं बचपन में गाया करता था। ऐसो के यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, इस मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में है, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। लोगों मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, इस मातृभूमि की सेवा में हम अपना शीश झुकाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। यहाँ आपने देखा कि रंगमंच क्या है, व्यक्ति को अपने बचपन पे ले जाता है। इसीलिए मेरा ये निवेदन है आप सबसे कि आप रंगमंच को और आगे से आगे बढ़ाते रहें, ताकि जो आज का समाज है उसको वो कभी अपने ऊपर उम्र को हावी ना होने दे और इसी तरह आगे बढ़ता रहे। यदि आपको कहीं भी किसी कोने में लगे कि आप अकेले हैं, आप अकेले क्या कर सकते हैं, तो उसके ऊपर कुछ पंक्ति मुझे याद आ रही है कि अस्त होते रवि ने प्रश्न किया इस धरा से कि मेरे अस्त होने के पश्चात कौन देगा तुझे प्रकाश। सुनकर यह जटिल प्रश्न मौन रह गई धरती, स्तब्ध हो गया सारा आकाश। तभी एक छोटे से नन्हे से माटी के दिए ने किया निवेदन, प्रभु मैं करूँगा प्रयास, मैं करूँगा प्रयास। इस संदर्भ में मैं जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि आज समाज में जो अंधकार फैल गया है और समाज जो खाली सिनेमा और बाइस्कोप के चकाचौंध में पड़ गया है, तो उस अंधकार को दूर करने के लिए आपका जो रंगमंच है वो एक दीपक की तरह है जो हमें आगे मार्ग दिखाता रहेगा। और हम यही कामना करेंगे कि आने वाले समय में रंगमंच और ऊंचा होता रहे। और कलकत्ता तो हमारी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, तो हमारा एक सपना है कि यहाँ का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है नीरज इंडोर स्टेडियम, वहाँ पर उमा जी अपना कार्यक्रम करें और पूरा कलकत्ता वहाँ पर आकर